Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बढ़िया होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है और इस बार का जो कोर्स रहा है वो शुरुआत से मेरे साथ लेट रहा और काफ़ी कुछ चीज़ें सेकेंड सेमेस्टर की तरह काफ़ी उस तरीके से नहीं हो पाई जो सेकेंड में हुई थी, लेकिन कोई नहीं। आप लोगों की कुछ गलती रही है जो आप लोग नहीं आए, चीज़ें नहीं हो पाई, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाया जो मैं करती। बट ये है कि अभी भी 15 दिन से ज़्यादा वक्त है आपके एग्ज़ाम में और मैं आज 15 दिन से लगभग आपके लिए कॉन्टिन्यूस क्लासेस भी कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मेरी पूरी प्लानिंग थी, तभी मैंने नोट्स बनाई थी कि मैं उसी नोट से सारी चीज़ें आपको करवाऊँगी, बट आप लोग का ही सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाया जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। बट कोई नहीं, लास्ट के टाइम पर वैसे भी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स और सीरीज से ही काम चलाते हैं और यही करते हैं। और भी जो चीज़ें पढ़नी है वो हम देखते रहते हैं शॉर्टकट पे, बट ये है कि हम लास्ट के सेशन में करते हैं। तो अभी भी हमारे पास 15 दिन से ज़्यादा समय है और मेरा टारगेट अब सिर्फ आपको पूरे जो आपके सीरीज़ के हैं वो सारे करवाने का है और जितने पेपर्स हैं वो करवाने का है, क्योंकि पेपर कुल मिला के इन्हीं से मिल के आता है। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से आती है बट हमने इतना पढ़ा रहता है कि वो चीज़ें हम कर ले जाते हैं। तो सेकंड में आपने अच्छी किया है, तो अभी भी लास्ट में है, मैं आपकी 3-3 4-4 क्लास करके ये चीज़ को पूरा कवर कराने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को काम करना है, एक काम ये करना है कि अपनी पंचुअलिटी को बनाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप अपने टाइम पर आने का प्रयास करिए, चीज़ें आपको मिलेंगी, बताई जाएंगी। पूरा वीडियो देखा करिए, फिर इसके बाद अगर इसमें कोई दिक्कत अटकती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस टॉपिक की वीडियो करा देंगे। तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जितना हो सके कम समय में आप उतनी ही मेहनत कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आप अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। आज इसी के लिए मैंने यहाँ पर आपकी डेट आ चुकी है, आपने सारी चीज़ें देख ली, मैंने टाइम के साथ तुरंत आपको बताने का प्रयास सब कुछ किया टाइम पे। अब आपको ये मैं आज हिंदी से शुरुआत कर रही हूँ ताकि ये जो इजी वाले हैं इनको मैं फटाफट से कर लूँ और करवा भी दूँ आपको। तो ये पवन की सीरीज़ की आज शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये पवन की हिंदी की सीरीज़ है जहाँ से हम शुरुआत करेंगे और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वही शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सारे एक एक करके हम यहाँ पर देख लेंगे। ये थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की सीरीज़ है, पवन की है। और चलते हैं एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं क्या हुआ, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके आंसर देखें, किसका कितना सही होगा, नोट डाउन करिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं किया है तो आप जुड़े रहो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आइए चलते हैं, बातें कम फटाफट काम करेंगे। आई होप सो अभी कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएंगी और आपके लिए जो भी दिक्कतें होंगी मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करने वाली हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, ये मैंने पीडीएफ को एडिट किया हुआ है, आप लोग एक क्वेश्चन को देखिए और इसके आंसर्स देने का प्रयास करिए कि यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप एक एक करके देखो। पहला प्रश्न आपके सामने है, कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे, किस काव्य धारा के कवि थे? ऑप्शन 1 है ज्ञान मार्गी शाखा के थे, ज्ञानश्री शाखा के थे, दोनों के थे, इनमें से कोई नहीं। कबीर दास के बारे में आप कुछ यहाँ जानते हैं कबीर दास की हिंदी के काव्य धाराओं से। अब इनके किस काव्य धारा के कवि थे यही आपको पूछना है, बताइए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। कबीर दास जी हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ, ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ठीक है। तो पहले का आपका बी ऑप्शन जिनने बताया उनका करेक्ट है, सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सूरदास की कृतियाँ हैं, सूरदास की जो कृतियाँ हैं वो क्या हैं? सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मुझे आंसर बताइए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए, बताइए क्या होगा, आंसर करिए, आंसर करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सूरदास की जो कृतियाँ उसके लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनकी ये तीनों इन्होंने इन्वॉल्व की हैं और ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, ठीक है। तो सूरदास की कृतियों में आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, कहाँ पर की थी, इनका स्थान पूछ रहा है। तो काशी में की थी, प्रयाग में की थी, अयोध्या में की थी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो कहाँ पर की है? तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। तो राइट आंसर है अयोध्या में की थी, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन आज का। तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं कि कौन कौन से है? प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, मुक्त काव्य है, उपरोक्त तीनों। तो आपको मुझे आंसर बताना है, तो मुझे आंसर बताने का प्रयास आप सभी करिए कि राइट ऑप्शन आप क्या चूज़ करेंगे, आपको क्या यहाँ पर सही लग रहा है, फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या होगा। आप सभी मुझे आंसर बताएं, अपने अपने आंसर ज़रूर बताएं कि आप किसको चूज़ कर रहे हैं, आपके लिए क्या यहाँ पर आपको सही लग रहा है कि हाँ इसका ये चीज़ होना
चाहिए। चलिए बताइए फटाफट सभी लोग कि क्या होगा, आंसर करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा है, आपने पढ़ा भी होगा, आप लोग सीरीज काफ़ी पहले ले ही चुके हैं, जाहिर सी बात है हर बार लेते। तो यहाँ पर राइट आंसर उपरोक्त तीनों होगा, जिसमें मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य और गीत काव्य सब कुछ आ जाएगा। तो फोर्थ का डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं पांचवा, बिहारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सन 1601 में, 1602 में, 1603 में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जी का जो जन्म है वो कहाँ पर, मतलब कब हुआ था, वो आपको डेट बतानी है। तो एक ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, सही है, वो है आपका फिफ्थ का सी ऑप्शन, 1603 में। ठीक है, फिफ्थ में आपका सी ऑप्शन होगा 1603 में। आगे बढ़िए, बिहारी का काव्य का मुख्य रस है? तो हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, इनमें से कोई नहीं। बिहारी के काव्य रस जितने भी हैं उसमें जो रस है, प्रमुख रस का प्रयोग करके जो ये लोग रचनाएं लिखते हैं, उसमें किस रस का प्रयोग किया गया? तो एक ही ऑप्शन सही है आपका, वो है श्रृंगार रस। सी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चले यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान जो पुस्तक था उसका नाम क्या है? झंकार, भरत भारती, पंचवटी, इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी के एक वीर रस प्रधान पुस्तक थी, तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर आपका जो है वो भारत भारती है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ तक सभी के क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस लिए प्राप्त हुआ था? किस रचना पर प्राप्त दिया गया था मतलब? तो वैदेही वनवास के ऊपर, प्रवास के ऊपर, पच्छ प्रसून के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाना जाते हैं, जिसको मंगला प्रसाद पारितोषिक के एक आपको सम्मानित है, जो साहित्य के रचनाकार होते हैं उनको दिया जाता है। तो किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो वो आपका है प्री प्रवास। ठीक है, तो आपके आठवें का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जिन लोगों ने सी बताया है उन सभी बच्चों का यहाँ पर करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं, तो इनकी एक ऐसी कौन सी कृति है जिसको अमूल्य धरोहर कहा गया? प्रेम पथिक, कामायनी, झरना, इनमें से कोई नहीं। नाइन्थ का आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ये लेटेस्ट सीरीज आपकी 2023 में आई हुई उसकी सीरीज से मैं करवा रही हूँ, कोई पुरानी नहीं है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हम उनको करेंगे, तो हमेशा पूरे तो नहीं आते हैं लेकिन ठीक ही है। चलिए बताइए, तो नाइन्थ में आपको मालूम है कमाई निकले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इनकी रचना है जिसको अमूल्य धरोहर कहा गया है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आज का 10वां क्वेश्चन, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से और मात्र 1 प्रकार से। जो शब्दों का हम वर्गीकरण करते हैं वो हम कितने प्रकारों से करते हैं? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि शब्दों के वर्गीकरण की अगर बात हमसे पूछ रहा है तो हम इसको 4 प्रकार से करते हैं। बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। उसमें क्या होगा 4 ऑप्शन में से? तो पहला आपका जो होगा वो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर आप कह सकते हैं। दूसरा जो होगा व्युत्पत्ति, एक आपका उत्पत्ति होता है, एक आपका व्युत्पत्ति होता है, तो 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार अर्थ के आधार पर, चौथा आपका है प्रयोग के आधार पर। तो ये 4 कैटेगरी मैं फिर से बोल देती हूँ, लिख लीजिए अपनी सीरीज में, यहीं पर नोट डाउन करिएगा। उत्पत्ति के आधार पर एक स्रोत है, व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा, अर्थ के आधार पर तीसरा, प्रयोग के आधार पर चौथा। आगे बढ़िए इसी के साथ, गाय किस प्रकार का शब्द है? आज का 11वां क्वेश्चन, गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक, अनेकार्थी, एकार्थी और इनमें से कोई नहीं। गाय आप जानते हैं काऊ, तो ये कैसा शब्द है? अगर संज्ञा की बात पूछता तो हम तो कह देते कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमसे संज्ञा नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं गाय एक आर्थी शब्द है। एक आर्थी शब्द क्या होता है? एक आर्थी शब्द वो होता है जिनका एक अपना अर्थ निकलता है और कोई और दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे आपको अगर कहा जाए कि गाय है, तो आपके दिमाग में गाय का एक चित्र आएगा कि हाँ ये गाय, आप गाय को कुछ और नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो अनेकार्थी शब्द है? एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आते हैं शब्दों के प्रकार के अंतर्गत है, तो कोई इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो अनेकार्थी है? लोहा, हंस, कमल, इनमें से कोई नहीं। जरा आंसर बताने का प्रयास करिए कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर बताइए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करेंगे। कोई पहली बार आया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। 1 महीने ज़रूर पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान क्या है? आपकी थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर अभी भी कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी को मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ही बेस्ट है, वो है हंस। हंस जो है वो अनेकार्थी, क्यों? क्योंकि हंस को हम मराला, शूर, घोड़ा, ऐसे कई सारे शब्दों से हम इनको संबोधित करते हैं या कहा जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक?
आइए आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने कहा है? साहित्य जो इतने सारे हैं इनको ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया? बाबू गुलाब राय ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने और प्रेमचंद ने। आपका 13 में राइट आंसर क्या होगा? मुझे आंसर बता सकते हैं कि 13वें में क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए। साहित्य को ज्ञान की राशि संचित कोष किसने बताया? तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए एक भी नहीं सही, गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि आपका ये ऑप्शन सही होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया। 13 में आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। भाषाई कौशल नहीं है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो भाषा का कौशल नहीं है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुबोपाय, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आपका गद्य नहीं है, वाचन नहीं है, पठन नहीं है, लेखन नहीं है। मैंने आपको आंसर एक प्रकार से बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप इसमें से क्या चूज़ कर रहे हैं कि क्या नहीं है। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए फटाफट करिए, तो आपको समझ में खुद भी चीज़ें आ जाएंगी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बताना चाहती हूँ, गद्य नहीं है, बाकी सब जो है वो कौशल यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़िए। 15वां क्वेश्चन आज का। गद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का मतलब बोलना होता है, वाक्य बनाना होता है, कहना होता है, स्पष्ट करना। आप गद्य पद्य इतनी बार बोले हैं, पढ़े हैं, जाने हैं, तो गद्य का मतलब क्या होता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ज़रा आंसर मुझे बता सकते हैं कि गद्य का मतलब क्या है? तो गद्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? कहना होता है। ठीक है, गद्य का मतलब यहाँ पर क्या है? कहना है। तो यहाँ पे 15 का बी जो है वो सही है। आगे बढ़िए। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। जो भाषा की, अगर हम भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आज का 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक को होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर भाषा की बात कह रहा है तो भाषा में हमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक की क्या लगता है कि हम कैसी भाषा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भाषा का है कैसी भी हो, आपको कुछ भी दिया, जब तक वो चीज़ शुद्ध नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे 16 ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गद्य का प्रयोग किया जाता है। गद्य का प्रयोग कहाँ करते हैं? वैदेहिक व्यवहार में, बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श करते हैं, उसमें करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हम सामान्यतः कहाँ पर कर रहे हैं? तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, परफेक्ट है, नाइस है, बेस्ट है। वो आप एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कम थोड़ा सा आ रही है, इसमें मुझे एक चीज़ गलत लग रही है। यहाँ पर मुझे बी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जब हमने ऊपर गद्य का प्रयोग देखा तो गद्य का प्रयोग हम कहने में कर रहे हैं। तो वैदेहिक व्यवहार दूसरी चीज़, विचार विमर्श एक दूसरा मतलब सेंस निकलता है, लेकिन बोलचाल और कहना कुछ एक ही है। तो मुझे 17 में बी सही लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रचना का अर्थ क्या है? रचना का मतलब क्या होता है? सजाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो एक आंसर ध्यान रख सकते हैं कि रचना का अर्थ बनाना भी होता है, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना भी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था जहाँ से दोनों, लेकिन फिलहाल अब रचना का अर्थ यहाँ पर आपके पेपर में नहीं आए, तो कुछ नया बनाया इन सीरीज़ वालों ने। तो यहाँ पर रचना का जो अर्थ है वो क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, ये हम ले लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सटीक लग रहा है दोनों के कंपैरिजन में। आगे बढ़िए। भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? संकेत, चिन्ह, ध्वनि और उपरोक्त सभी। भाषा के तत्व आपको पूछा गया है कि जो उपयुक्त और महत्वपूर्ण तत्व हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे बताइए। फ्रेंड्स, हम फटाफट करेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं चीज़ें आपके लिए अरेंज करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ कि हर चीज़ आपको दे पाऊँ। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, जिसमें ध्वनि भी आ जाएगा, संकेत भी आ जाएगा, चिन्ह भी आ जाएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान क्या है? अर्जित संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, पैतृक संपत्ति और आदर्श संपत्ति। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भाषा के अगर ज्ञान की बात करते हैं तो वो यहाँ पर क्या है? तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है अभी तक के लिए, परफेक्ट है, बेस्ट है, सुटेबल है। तो भाषा जो होती है वो अर्जित संपत्ति होती है, क्योंकि हम भाषा को लर्न करते हैं। हमें इतनी सारी भाषाएं हैं, 18 बोलियां तो मेंशन है, तो हमें सारी नहीं आती, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस हिसाब से अपने आप में वो चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? 20 तक मैंने आपको करवा दिया। अब आप बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम लग रही है? मुझे उम्मीद है नहीं होगी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जितना आज कर पाएंगे उतना हम पूरा यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़िए। भाषा का मुख्य तत्व है। भाषा के मुख्य तत्व में क्या क्या आ जाएगा? 21वां प्रश्न है आज का। भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, ए और बी, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के मुख्य तत्व की हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? चलिए बताइए, आंसर करिए
कि भाषा के मुख्य तत्व में क्या आ जाएगा। आपका इसी में एग्ज़ाम आ गया और इतने सारे काम मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। चलिए बताइए 21 में क्या होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, भाव और विचार की भी बातें इसमें आ जाएंगी और अभिव्यक्ति की भी आ जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति जो होती है वो क्या होती है। संकेतों के द्वारा होती है, भाव भंगिमाओं के द्वारा होती है, वाणी के द्वारा होती है, उपरोक्त सभी। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति किस तरीके से होती है, क्या आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य के भावों की जो अभिव्यक्ति है जिसके बारे में हमसे राइट आंसर पूछ रहा है या बता रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति वाणियों के द्वारा भी होती है, आपके संकेत के माध्यम से भी होती है, भाव भंगिमाओं के द्वारा भी होती है, जैसे हम चीज़ों को समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। रचना का अर्थ क्या होता है। निर्माण करना, नवसृष्ट करना, सजाना, उपरोक्त सभी। रचना का अर्थ होता है कुछ नया बनाना, कुछ अच्छा करना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सजाना भी उसी में आ जाएगा, निर्माण भी आ जाएगा और नवसृष्टि भी। नेक्स्ट 24। मानव अपने भाव को धनात्मक रूप से प्रकट करता है, ठीक है, उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ये कथन किसका है। रमन बिहारी लाल का, रायबर्न का, हरदेव बिहारी, उपरोक्त सभी। तो जो एक मनुष्य होता है वो अपने विचारों को, जब कोई चीज़ होती है तो उसे बोल कर ध्वनि निकलती है तभी तो करता है। हम जैसे कोई चीज़ बोल रहे बताए तो बोल रहे आवाज़ निकल रही, तो ये किसने कहा है। तो कथन के हिसाब से रमन बिहारी। अभी तक मैंने आपको जो 24 प्रश्न ये करवाए ना, एक भी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। अभी तक जितने आप पीछे एग्ज़ाम हुए हैं एक भी एग्ज़ाम में नहीं आए। उम्मीद है कि यहाँ से आ सकता है वो, लेकिन कोई कंफर्मेशन भी नहीं कि हाँ यही आएगा, ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होना, बस देख लो आपकी चीज़ें हैं क्या। सीरियस देखेंगे तो वहाँ पर जब हमको सेम क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखते हैं तो हम कर लेते हैं। 25 आइए। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है। वार्तालाप, पत्र लेखन, भाषण, कविता लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो मौखिक चीज़ें हैं जहाँ पर हम मुँह से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर कविता लेखन जो होगा वो मौखिक अभिव्यक्ति में बिल्कुल, भाषण में भी आएगा। पत्र लेखन में क्या होता है, पत्र की बात को हम जो है मौखिक अभिव्यक्ति में, पत्र लेखन में हम जो बात लिखते हैं तो पत्र लिखते हैं तो हमारे जो भाव रहते हैं पत्र लिखते समय बोलते रहते हैं ना, मैं आपका ये, मैं आपका वो, बोल बोल के लिखते हैं। कविताएं जो होती है मन के भाव को उतारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका यही ऑप्शन नहीं होगा, बाकी के जितने हैं वो आपके सही हैं। आगे बढ़ो। अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है। भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य है वो क्या। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकटीकरण करना या अपनी चीज़ों को व्यक्त करना। तो 26 में आपका एक ऑप्शन सही है, वो है उपरोक्त सभी, जहाँ पर हम भाषा और साहित्य में रुचि का विकास भी दिखा रहे हैं, बोलने की योग्यता भी स्पष्ट कर रहे हैं, लिखने की योग्यता भी दर्शा रहे हैं, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट। मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं आप क्या बताएंगे। तो शुद्ध उच्चारण करना, सशक्त भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा के व्यक्त करना, उपरोक्त सभी। तो अगर बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं की, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, जिसमें हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण ले आ रहे हैं, सशक्त भाषा हो रही है और सब कुछ सही क्रम में है। तो 27 में भी आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 पे। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है। स्वतः लेखन में रुचि रखना, शब्दकोश में वृद्धि करना, श्रुति लेखन करना और उपरोक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। लिखित अभिव्यक्ति की जो बात आपसे पूछ रहा है वो क्या है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है भाव को, विचारों को प्रकट करना, और लिखने का मतलब आप जानते हैं कि लिखना। तो स्वतः लिखने में रुचि रखना सही है, श्रुत लेखन में सुनकर लिखना सही है, शब्दकोश में वृद्धि करना ये भी सही है, ठीक है, लेकिन उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। तो 28 में डी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। अब आता है आपका पहला पेपर का क्वेश्चन, तो 2016 में पूछा गया है कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे। तो शेख तकी, मोहम्मद गौसा, अब्दुल समद और रहमान। तो बताइए क्या होगा। कबीर जी के जो सूफी गुरु थे वो कौन थे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है अभी तक के लिए, अब आप मुझे बता सकते हैं। फटाफट आंसर करिए कि राइट आंसर क्या होगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमें आंसर बताइए। तो राइट आंसर ए ऑप्शन है, शेख तकी, ठीक है। ध्यान रखिएगा 16 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 29। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है किसकी है। ये भी आपके 16 में पूछा गया प्रश्न है। कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, आत्मकथा है। तो ये आपको मैं बताना चाहती हूँ ये एक आत्मकथा है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रशंसित ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और कह सकते हैं कि बसेरे से दूर, इसी तरीके से भी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। मैं बता रही हूँ, नाम भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं। 30 प्रश्न तक मैंने आपको करवा दिया।
नेक्स्ट देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी की वह रचना जो अधूरी रह गई, इनकी रचना ऐसी है जो अधूरी रह गई, ये भी आपके 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो मंगलसूत्र है, रंगभूमि है, करबला है और कर्मभूमि है। वैसे कौन सी रचना है जो इनकी अधूरी रह गई और वो पूरा नहीं कर पाए? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो वो मंगलसूत्र है जो ये अधूरी रह गई और पूरी नहीं कर पाए। तो 16 में अभी तक के ये 3 प्रश्न आए हैं। आगे बढ़िए, चलते हैं, रुकेंगे नहीं हम क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास नहीं है। घड़ी साथ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? देशज है, विकारी है, संकर है, रूढ़ है। तो ये भी 16 में पूछा गया शब्द है। घड़ी साज कैसा शब्द है? तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घड़ी साज यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो आपका एक संकर शब्द है। ठीक है, घड़ी साज कैसा शब्द है? घड़ी साज एक संकर शब्द है क्योंकि ये घड़ी प्लस जो है साजी शब्द से मिलकर बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, नेक्स्ट शब्दों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। रसाल शब्द का दिया गया है यहाँ पर पर्यायवाची। रसाल का मतलब क्या होता है? 16 में पूछा गया प्रश्न है। कोयले का पर्यायवाची है आम, कोयल का, आम का, पान का, सगे भाई का। रसाल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए, मैं कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और टाइम पर ज़रूर आएँ। मैं आपकी क्लास रात में 8 बजे, रात में 9 बजे और अब क्लास और आपकी बढ़ाऊँगी। ठीक है, मतलब 7 बजे का सोच रही हूँ। जैसा भी होगा टेलीग्राम पर बता दूँगी, तो आप उस हिसाब से आओ। तो रसाल शब्द का पर्यायवाची आम होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही। आम, रसाल, आम्र, अतिसौरभ, मादक, अमृत फल, ये सब कुछ जो है आपके रसाल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़िए, देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा का विकास? वर्णमाला के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, लेखन के द्वारा, सुलेख। कैसे आप उनको सिखा सकते हो, बता सकते हो? मुझे ये बताओ। चलो, टीचिंग करने आप गए थे ना, तो कैसे कर रहे थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है वर्णमाला के थ्रू। प्राथमिक बच्चों को हम वर्णमाला के थ्रू ही एक एक करके चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, रैन, विभावरी और सौदामिनी। रात्रि का पर्याय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब कुछ है, सौदामिनी नहीं होता। नेक्स्ट आइए, विमुख का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम क्या होगा? अमुख, समुख, उन्मुख और निर्मुख। आंसर बताइए। तो 36 का आपका बी ऑप्शन सही है, विमुख का उन्मुख होता है। आगे चलते हैं। आँख खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाना, होश में आना, जल्दी से उठना और समय पर जागना। आँख खुलना, आँख खुलने का मतलब क्या है? आँख खुलने का जो पर्याय आपको समझ में आ रहा है वो एक ही है, क्या है? होश में आना। ठीक है, आंखें खुलना। नेक्स्ट आइए, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है जो अत्यधिक में प्रयुक्त हुआ है? तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पे अति उपसर्ग को यूज़ किया गया है। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तुरंत आपके पॉइंट पर चलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसी के साथ चलते हैं 39। निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची हैं। जलद, नीरद, अम्बुद, मेघ, घन, वारिद, जलद, नीरद, अम्बुज और जलद, नीरद, अम्बुज। इसमें से क्या है जो सभी बादल के पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखिए कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जलस गलत है। ठीक है, इसमें ये भी गलत है। ये आपका सही है, मेघ, घन, वारिद। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। कबीरदास जी की काव्य धारा के कवि हैं। प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी और राम मार्गी। कबीरदास जी जो हैं वो किस धारा के कवि हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान मार्गी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं, इफ बट करना ही नहीं, तुरंत आँख मूंद के लगाना है, मूंद के लगाना है। नेक्स्ट आइए, सूरदास की रचना है। सूरदास जी की रचना साहित्य लहरी, दोहा वाली, प्रेम वाटिका, झरना। ये आपके डीलेट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 17 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूरदास की रचना की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? तो आप सभी बता सकते हैं कि साहित्य लहरी इनका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को? आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। क्लास पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। ये देखिए 2018 का पूछा गया प्रश्न है आपके हिंदी के पवन से कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू और हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर आपका एक ही है, वो है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, खड़ी बोली। आज मैं आपके पवन से हिंदी में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए सारे करवा दूंगी ताकि आपका बहुत वक्त ना जाए। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची? सरस्वती देवी आप जानते हैं विद्या की देवी, तो भारती, शारदा, वीरापारणी, भार्गवी। ये भी आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा इसमें एक नहीं है? बताइए फटाफट। तो 44 में आपको मालूम होना चाहिए, भारवी नहीं है, बाकी भारती, शारदा, वीरापारणी, पद्माशिनी, श्वेत कमला सारे आपके सरस्वती माता जी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आइए, भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उक, इक, उक, अक, इक, उत। 18 का प्रश्न है, ध्यान रखिए। बताइए क्या होगा? 45। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, उक प्रत्यय। ठीक है, भिक्षुक में उक प्रत्यय। आगे बढ़िए, लघु शब्द का विपरीत अर्थक होगा। महान, दीर्घ, विशाल, उत्तम। ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न है, तो लघु का हम जानते हैं दीर्घ होगा। ठीक है, 46 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है वो क्या कहलाती है? ये भी 18 में आया हुआ प्रश्न है। वातायन, वाताव्य, ईशान और क्षितिज। तो हम जानते हैं कि पूरब से उत्तर की अगर बात करते हैं दिशा की जो बात है तो वो ईशान कहलाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आपके पवन की सीरीज से टोटल 47 प्रश्न दिए, तो मैंने एक दिन में ही सारा करवाया। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, चीज़ें आपकी सही हैं, आपका ये हो गया है। तो ऐसे मैं पहले पवन का पूरा फटाफट करवाऊंगी, फिर राजन का करवाऊंगी। तो क्लास आज की 25 मिनट की क्लास भी हुई है। नेक्स्ट क्लास भी आपको मिलेगी। टाइम पर आने का प्रयास करिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जैसा पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। अब आपको मेहनत करनी है, 15 दिन में मेहनत कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।